Pahalgam. terror attack. Pahalgam terror attack in the शायद मुस्लिम नहीं है उसने उसको गोली मार दी। नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। 22 अप्रैल 2025 ये तारीख सिर्फ एक आतंकी हमले की तारीख नहीं है, बल्कि उस दिन की याद है जब कश्मीर की खूबसूरत बैरसन घाटी कुछ ही मिनटों में मातम की घाटी बन गई। पहलगाम की उस बैरसन घाटी में, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। और पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए स्थानीय कश्मीरी खच्चर चालक सैयद आदिल हुसैन शाह भी शहीद हुआ। यह हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, यह इंसानियत, आस्था और भारत की सामाजिक एकता पर भी हमला था। यह नरसंहार अचानक नहीं हुआ था। जांच और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जड़ें पाकिस्तान आधारित आतंकी ढांचे तक जाती हैं, जिसमें लश्कर ए तैयबा और उसके प्रॉक्सी TRF की भूमिका सामने आई। शुरुआती पहचान में 3 पाकिस्तानी आतंकियों और 2 स्थानीय मददगारों के नाम सामने आए थे, जबकि बाद में जांच में पाकिस्तानी हैंडलरों और सीमा पार से संचालित नेटवर्क के लिए लिंक और मजबूत हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि घुसपैठ और मूवमेंट का रास्ता पीर पंजाल बेल्ट और दक्षिण कश्मीर के नेटवर्क से जुड़ा था। हालांकि जांच एजेंसियों ने सार्वजनिक रूप से हर ऑपरेशनल रूट का पूरा खुलासा नहीं किया। हमले की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। इंटेलिजेंस इनपुट के अनुसार आतंकियों ने 15 अप्रैल 2025 से 4 जगहों पर बैसरन, अरू, बेताब वैली और एक अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी। आखिरकार बैसरन को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर्यटकों की भीड़ ज्यादा थी और सुरक्षा अपेक्षाकृत कम आंकी गई। यानी यह हमला गुस्से में की गई फायरिंग नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से चुना गया एक नरसंहार था। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर परिवार घाटी में घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लोग तस्वीरें ले रहे थे और तभी जंगल की ओर से हथियारबंद आतंकी सामने आए। बाद की जांच और सार्वजनिक बयानों के अनुसार आतंकियों के पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और कई रिपोर्टों के मुताबिक धार्मिक पहचान पक्की करने के बाद लोगों को नजदीक से गोली मारी गई। ये धर्म पूछकर हत्या थी, जैसा कि बाद में संसद में भी कहा गया। सोचिए उस पल को, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ बंदूकें, एक तरफ मासूम लोग, दूसरी तरफ नफरत से भरे आतंकी। कई परिवारों ने अपने पति, बेटे और पिता को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा। कई पीड़ित छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन घर लौटे ताबूत में। कुछ मारे गए लोग नवविवाहित थे, कुछ परिवारों के कमाऊ सदस्य थे और कुछ वो थे जो केवल अपनी जिंदगी के सुंदर पलों को जीना चाहते थे। हमले के अगले दिन ही देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। भारत ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और लंदन में प्रदर्शन के दौरान एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट से जुड़ा विवाद भी सामने आया। 27 अप्रैल 2025 को NIA ने शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे LET और ISI के लिंक की बात कही। इसी दौर में कश्मीर में बड़े पैमाने पर पूछताछ हुई और 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर सामने आई थी। 28 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया और आतंकवाद को हराने का संकल्प दोहराया। उसी दिन भारत ने भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में 16 पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर सेक्टर में संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं सामने आने लगी, जिनका भारत ने कड़ाई से जवाब दिया। 29 अप्रैल 2025 को जांच ने एक और गंभीर दिशा पकड़ी। रिपोर्टों में कहा गया कि हमले में शामिल हासिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो था, जिसे ISI ने आतंकी नेटवर्क को उपलब्ध कराया था। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद सशस्त्र बलों को जवाबी कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य खुद तय करने की पूरी छूट दे दी। उसी दिन पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने भी 24 से 36 घंटे के में संभावित भारतीय हमले की आशंका भी जताई। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तानी एयरलाइंस के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राष्ट्रीय एकता की भी अपील की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गतिविधियां तेज हुई। अमेरिकी जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, जबकि इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने तनाव कम करने पर चर्चा की। 1 मई 2025 को भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान से सभी आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसी दिन रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमलावर पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क में थे, यानी कि जो भी हमले पहलगांव की बैसरन घाटी में हो रहे थे वो पूरी तरीके से सुनियोजित थे और उन्हें उनके पाकिस्तान में बैठे हुए आका निर्देश दे रहे थे। बीएसएफ ने राजस्थानी सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को भी पकड़ा था इसी दौरान, जबकि एलओसी पर लगातार 8वीं रात संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें सामने आईं। 2 मई 2025 को एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि हमले की योजना जो थी वो लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी स्थित मुख्यालय में आईएसआई के निर्देशों के साथ बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेजेस, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों ने हमलावरों की गतिविधियों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसी समय पाकिस्तान ने कराची और लाहौर एयर स्पेस सुरक्षा कारणों से बंद किया और चीन की ओर से भी उसी दौरान आपको याद होगा कि संयम बरतने की अपील की गई। 3 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ड्रिल की। यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी था कि भारत सभी मोर्चों पर अब तैयार है। 4 मई 2025 तक यह साफ हो चुका था कि हमला किसी अकेले मॉड्यूल की सनक नहीं, बल्कि लंबी रेखी, स्थानीय सपोर्ट और सीमा पार निर्देशों वाला सुनियोजित एक ऑपरेशन था। 5 और 6 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रहा। भारत ने सिविल डिफेंस तैयारियों को मजबूत किया और भारतीय वायुसेना ने 7 से 15 मई के बीच राजस्थान सेक्टर में बड़ी एक्सरसाइज की योजना बनाई, जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान शामिल किए गए। यानी जवाब सिर्फ तय नहीं हो चुका था, वो अब आकार भी ले चुका था। फिर आई 7 मई 2025 की सुबह करीब 2 बजे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर उकसाऊ थी और उसमें किसी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य नाम नहीं था, ये उन महिलाओं के उजड़े सुहाग का प्रतीक था जिनके सामने उनके पति मारे गए थे। ये संदेश था कि भारत आतंक के हर वार का जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा जो सिर्फ सीमाओं तक नहीं, आतंक के ठिकानों तक पहुंचे। गृह मंत्री के संसद बयान के अनुसार 7 मई को रात 1:22 पर भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को सूचित किया कि कार्रवाई केवल आतंकी ढांचे के खिलाफ है। 8 मई को पाकिस्तान की ओर से जवाबी कोशिशें हुई, जिसके बाद भारत ने और कड़ा सैन्य जवाब दिया। 10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की, लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। हमले के जमीनी अपराधियों को खत्म करने के लिए आगे चलकर ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। गृह मंत्री ने संसद में यह भी कहा कि दाजी गांव क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई में 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान मार गिराए गए और यही पहलगांव हमले के वो अपराधी थे जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों का खून बहाया था। जांच में स्थानीय मददगारों की गिरफ्तारी, हथियारों का एसएफएल मिलान और 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ जैसी कार्रवाइयों ने इस साजिश की परतें और साफ कर दी। आज 1 साल बाद भी पहलगांव सिर्फ एक घटना नहीं, एक घाव है। उस दिन बैसरन घाटी में सिर्फ 26 लोग नहीं मारे गए थे, बल्कि 26 परिवारों की दुनिया उजड़ गई थी। जो आतंकी नाम पूछकर, धर्म पूछकर और परिवारों के सामने गोलियां चलाते हैं, वो किसी मकसद के सिपाही नहीं, इंसानियत के दुश्मन हैं। और भारत ने यह साबित कर दिया कि वो ऐसे दुश्मनों को सिर्फ पहचानता नहीं है, उनका पीछा भी करता है, उनके ठिकानों को तबाह भी करता है और न्याय भी सुनिश्चित करता है। अब हम भारतीयों की तरफ से आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए एक आखिरी संदेश है। भारत शोक मनाना जानता है, लेकिन भारत भूलना नहीं जानता। भारत धैर्य रखता है, लेकिन कायराना हमले सहकर चुप नहीं बैठता।
पहलगांव का खून व्यर्थ नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब शब्दों की नहीं, निर्णायक कार्रवाई की है। जय हिंद, जय भारत।